दोस्तों, इंडिया यूएई के सदर की आमद को अपने मीडिया में और दुनिया को इस तरह बावर कराने में लगा है जैसे इसने पूरी दुनिया को फतह कर लिया है, जिसके नतीजे में शायद पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा और पाकिस्तान को मगरबी अक़वाम निगल जाएंगी। इंडिया की सिफारती कामयाबियों में इनकी जहानत से ज्यादा मुसलमान मुखालिफ इत्तेहाद का अमल दखल बहुत है, जो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इस वीडियो में बयान करेंगे। हम यहाँ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के वालिद शेख जायद ने पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियां दें और बदले में पाकिस्तान ने आज के यूएई की तामीर में किस तरह अपना हिस्सा डाला। ये रियासत दुनिया की अमीर तरीन रियासतों में कैसे शामिल हो गई, साथ ये भी कि बिरादर ममालिक ने कभी तफरीक नहीं पैदा होने दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम शेख जायद को यहाँ अपनी वीडियो में इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। यूएई और पाकिस्तान के माजी के ताल्लुकात पे बात करनी है तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीसीसीआई के बारे में। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई यानी बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, वो बैंक जिसने कुछ अरसे में अमेरिका, इसराइल और यूरोप की नींदें उड़ा दी थीं और उन सबको अपनी बैन अल-अक़वामी बैंकिंग इजारादारी खतरे में महसूस होने लगी। कुदरत अल्लाह शहाब नामा में लिखते हैं कि 1981 में लंदन के एक मशहूर रिसाले न्यूज स्टेटमेंट का एक शुमारा मेरी नजर से गुजरा। इसके फ्रंट पेज पर आगा हसन आबदी की बड़े साइज की तस्वीर नजर आई, जिसके नीचे कैप्शन दर्ज था, एक ऐसा बैकर जो हुकूमतें खरीद लेता है। आगा साहिब के बारे में 4 सफ़हात का एक तवील आर्टिकल था। इस आर्टिकल का हर फिक्रा हसद, रकाबत, खौफ और नफरत की आग में जलता हुआ महसूस हो रहा था, जिसकी वजह गालिबन ये थी कि बीसीसीआई एक ऐसा बैंक था जो खतरनाक तेज रफ्तारी से दुनिया में फैल रहा था। बीसीसीआई की तरक्की और वसत की ये तेज रफ्तारी इंग्लिस्तान के बैंकों के लिए एक जबरदस्त खतरे का निशान बन गई थी। मगरबी दुनिया उनकी कामयाबियों को रश्क से ज्यादा हसद की नजरों से देख रही थी। 1 जनवरी 1974 को जब जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत ने पाकिस्तान के तमाम बैंक कौमी तहवील में ले लिए तो आगा हसन आबदी इस बैंक के क़याम की तैयारी मुकम्मल कर चुके थे। फिर 3 अफराद पे मुश्तमिल एक इजलास होता है। ये इजलास दुनिया की नजरों से दूर बंद कमरे में हो रहा था, जिसमें 3 लोग शामिल थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, शेख जैद और आगा हसन आबदी। आगा साहब पाकिस्तान के ज़हीन तरीन बैंकर। फैसला होता है कि एक इंटरनेशनल बैंक बनाया जाए। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह शेख जैद का एतमाद हासिल किया, लेकिन असल मसला बैंक के क़याम के लिए सरमाया का बंदोबस्त कैसे किया जाए, ये मुश्किल इसी वक्त इसी जगह हल हो गई और शेख जायद ने फौरन इब्तिदाई खर्चे के लिए $5 लाख आगा साहब के हवाले कर दिए। आगा साहब ने लंदन में बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल का हेड ऑफिस खोल लिया। दफ्तर क्या था? महज 2 कमरे थे। अगले साल शेख जायद ने $200 मिलियन मजीद दिए। इसी असना में आगा साहब ने बैंक ऑफ अमेरिका को भी सरमायाकारी के लिए राजी कर लिया और उनके माली ताउन से बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल के नाम से एक आलमी बैंक की बुनियाद रख दी गई और इस बैंक को रजिस्टर्ड करवाया गया। आगा हसन आबदी का ख्वाब था कि वो वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर एक आलमी बैंक कायम करे जिसके सरमायाकार मुसलमान हों। वो चाहते थे कि ये बैंक कमजोर मुसलमान ममालिक को बहुत कम शरह सूद पर कर्ज देकर उन्हें माशी तौर पर मजबूत करे और तीसरी दुनिया की महरूम पसमानदा और कम तरक्की याफ्ता अक़वाम भी तरक्की याफ्ता अक़वाम की तरह आगे बढ़ सके। शेख जैद बिन सुल्तान अल निहान इस बैंक को तरक्की देते चले गए और देखते ही देखते 72 ममालिक में बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल की 400 से ज्यादा शाखें कायम हो गए। इसके मुलाजमीन की तादाद 16,000 तक पहुंच गई और ये दुनिया का 7वां बड़ा बैंक बन गया। शेख जैद बिन सुल्तान अल निहान कौन थे? इनकी पाकिस्तान के साथ क्या वाबस्तगी थी? पाकिस्तान ने उनके लिए क्या क्या इक़दामात किए? 1971 का 12वां महीना बहुत हंगामा खेज था। इधर 2 दिसंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात ने शेख जैद की सरबराही में आज़ादी का ऐलान किया तो पाकिस्तान अमारात की आज़ाद हैसियत को तस्लीम और सिफारती तल्लुकात कायम करने वाला दुनिया का पहला मुल्क था। महज 15 दिन बाद ही मादर वतन पर काला सूरज तुलू हुआ और पाकिस्तान का मशरकी बाजू काट दिया गया। 1973 में इंटेलिजेंस की मुसलसल खबरें आ रही थीं कि भारत एटमी धमाके करने वाला है। जुल्फिकार अली भुट्टो फैसला कर चुके कि 10 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान को भी अपनी ढाल तैयार करनी है। इंदिरा गांधी के हुक्म पर 1973 में ये धमाके कर दिए गए। साथ ही इंदिरा गांधी ने ऐलान किया अब मगरबी पाकिस्तान की बारी है। तो उधर जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तानी कौम ने सारी दुनिया को बता दिया कि हम घास खा लेंगे लेकिन मुकाबला करेंगे।
अगले चंद सालों में शेख जायद और शाह फैसल अरबों डॉलर BCCI के अकाउंट्स में जमा करवाते चले गए। यही वो अजीम कारनामा था जिसकी वजह से पाकिस्तान एटमी ताकत बना। जब पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले में एटमी धमाके किए तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसे इस्लामी बम करार दिया, तो सऊदी अरब ने हरमैन शरीफैन में पाकिस्तान के लिए दुआएं करवाईं। अब वापस अपनी असल बात की तरफ आते हैं कि आने वाले दिनों में इन ताल्लुकात ने आसमान की बुलंदियों को कैसे छुआ। अगले 20 साल तक पाकिस्तान और UAE के रिलेशन बहुत बेहतर होते गए। UAE के पास लिक्विड गोल्ड यानी पेट्रोल था और इससे बहुत सा पैसा आ रहा था, जिससे वो पाकिस्तान की भी मदद कर रहा था। दूसरी तरफ UAE का पूरा मुल्क पाकिस्तान स्टेब्लिश कर रहा था। 1985 में PIA ने UAE की पहली एयरलाइन एमरेट एयरलाइन के लिए सारी टेक्निकल सपोर्ट फराहम की, एडमिन से लेके इंजीनियरिंग तक सब PIA के स्टाफ ने किया। पाकिस्तान ने एमरेट एयरलाइन को 2 जहाज भी दिए थे। जज्बा खैर सिगाली में एमरेट एयरलाइन की पहली परवाज कराची में उतरी। UAE के फौजियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान करता था। 4 पाकिस्तानियों को UAE एयरफोर्स का चीफ होने का एजाज हासिल हुआ है। इंजीनियरिंग, डिफेंस डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर हर सेक्टर में पाकिस्तान ने ही शुरू में मदद की। ब्रादराना ताल्लुक का अक्कास ये अमर भी बड़ा काबिल जिक्र है। UAE की टोटल आबादी का 20% पाकिस्तानी है, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात की दूसरी बड़ी आबादी पाकिस्तानियों की है, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस चमन की आबियारी की है। वहीं इन जफाकशों ने उल्फत वफा की कई दास्तानें रकम की है। अपने अरब के भाइयों से कभी गद्दारी नहीं की। शाम की गुलान की पहाड़ियां भी गवाह हैं कि कैसे इसराइल का गुरूर खाक में मिलाया, कैसे जॉर्डन की हवाओं को महफूज बनाया। जब यही अरब बिरादर पाकिस्तान आते तो कराची से खैबर तक इनकी मेहमान नवाजी की जाती। कभी कभी हालात की तंगी भी दोस्ती की दीवारों को ऊंचा कर देती है। आज पाकिस्तान अपने तारीखी मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। इंडिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी कुर्बत की पसपर्दा हकीकत किया है, इसका जिक्र अगली वीडियो में होगा।